आज 5 सितंबर है, जिसको हम सभी लोग शिक्षक दिवस और टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये सबसे पहले हम आप सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इतनी व्यवस्था की है टीचर्स डे मनाने के लिए, इतना अरेंजमेंट किए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और टीचर्स डे मनाते क्यों है 5 सितंबर को? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन है आज, जिसको हम सभी जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में वो रहे हैं। वो राष्ट्रपति के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ, एक आदर्श अध्यापक, एक शिक्षाविद, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री रहे हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। वो शुरू में कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाए। उनको जो है भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी उनको सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से भी। इसके साथ उनको कई नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और ये उनके जन्मदिन को जो है कुछ दिनों बाद कुछ छात्र और उनके दोस्त मिलकर के उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन को मत सेलिब्रेट करिए, इस दिन को ही जो है शिक्षक दिवस के रूप में मना लीजिए, जिससे हमारे साथ साथ जो हमारे सहयोगी शिक्षक हैं, हमारे देश के शिक्षक हैं, सभी का सम्मान हो सके। तो सब शिक्षकों का सम्मान हो सके, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने से उनके दोस्तों और अध्यापकों ने और बच्चों ने सब में मिलकर के शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया। आज उन्हीं का जन्मदिन है, जिसको हम सब लोग आज लगातार जो है सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। ये पहली बार जो है 1962 में मनाया गया था, पहली बार 1962 में मनाया गया था। और पूरे विश्व में आज 5 सितंबर है, 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। बस थोड़ा 2 संदेश आप लोग सुन लीजिए, जैसा कि समय बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, आज आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो बच्चों में सुधार की है। कोई भी खराब हो जाए चलेगा, जैसे एक डॉक्टर खराब हो जाता है, कोई डॉक्टर पैसा दे करके घूस लेकर के डिग्री ले ले, बहुत करेगा, अपने जीवन में 100-50 मरीजों को जल्दी ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन अगर शिक्षक ही गलत हो जाएगा, बच्चों को गलत राह दिखाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो हम जैसे कुछ बच्चे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सब इसको यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ हो सके संचालित करें। जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है एक आदर्श नागरिक बनाना। शिक्षा जबरदस्ती किसी बच्चे के अंदर ठूसे नहीं, बल्कि उनको एक जो है अच्छा नागरिक बनाए, जिससे वो अपने साथ साथ, अपने घर के साथ साथ अपने देश का विकास कर सकें। क्योंकि शिक्षक ही वह है जो समाज को सुधार सकता है। शिक्षक ही वह कड़ी है जो सुधर जाए अगर, तो यह पूरा समाज ही सुधर जाएगा। बिना शिक्षक के सुधरे कुछ नहीं होगा। तो जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, चाहे वो शिक्षिकाएं हों, कुछ अध्यापिकाएं भी तमाम विद्यालय हैं पढ़ाती हैं, और शिक्षक भी पढ़ाते हैं, तो सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि बच्चे जो हैं उनको ये मत सोचे कि मेरा पेमेंट कितना, मैं 2500 पाता हूँ, मैं 5000 पाता हूँ, 50,000 पाते हैं, नहीं पढ़ाते, मैं 5000 पा करके क्यों पढ़ाऊँ। तो अगर वो शिक्षक का जिम्मा लिए हैं, तो उन सभी अध्यापकों और अध्यापकों के लिए मेरा संदेश है कि वह एक अच्छा नागरिक बनाए, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाए, जिससे वह अपना और अपने राष्ट्र का विकास कर सकें। और हमारे राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसका प्रत्येक बच्चा जो है शिक्षित होगा। और बच्चों के लिए यही संदेश है बहुत संक्षिप्त में, कि जैसे आपका सबसे बड़ा कर्तव्य, देखिए, इंसान के कर्तव्य से बढ़ करके और कुछ नहीं है। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य पढ़ाई है। इस समय उनके लिए ना जैसे तमाम लोग देखो, पता चलता है आज मंगलवार है, कहीं दर्शन करने चले गए, सोमवार को कहीं दर्शन करने चले गए। तो ये सब नहीं, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, आप देवी देवता सबको मानिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है वो पढ़ाई है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए विशेष संदेश है कि आपका इस समय जब पढ़ रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य पढ़ाई है। पढ़ाई से बढ़ करके आपके लिए कुछ नहीं है। आपके माता पिता त्याग करके, परिश्रम करके, कहाँ से क्या करके आपको जैसे भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कहीं कमा रहे हो ना कमा रहे हो, आपको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप उनके पैसे को बर्बाद ना करके कामों में लगाएं। अच्छे कामों का मतलब आपका अच्छा काम सिर्फ यही इतना है कि आप उनको ढंग से जिस आशा में वो आपको जो है पढ़ाई के लिए भेजें, चाहे वो कंप्यूटर सीखने के लिए भेजे हों, चाहे आपको पढ़ने के लिए भेजे हों, कुछ भी कर रहे हैं, इन केन प्रकारेण आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आपके लिए शिक्षा से बढ़ करके कुछ नहीं है। यही आप सबके लिए संदेश है कि जैसे भी हो, देखिए, विद्या
जो है विहीन, पशु विद्या विहीन जो मनुष्य होता है वो पशु के समान उसको बताया गया है। और विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो कोई छीन सकता है, ना चुरा सकता है, ना कोई ले सकता है। और विद्या ही वह है जो सबको जो है विदेशों तक में पुजवा देती है। लोग भगवान की पूजा करें या ना करें, अगर आप अच्छे विद्वान बन गए तो आपकी विदेशों में भी पूजा होती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आपको अच्छा बनने के लिए यही इतना है कि आप जैसे कुछ कहानियां पढ़ा करें, जैसे खाली समय हो आपके पास तो तमाम महान शिक्षाविद हुए हैं, बहुत सारे महान नेता हुए, बहुत सारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बहुत से ऐसे लोग हुए जो परिश्रम करके बहुत आगे तक बढ़े हैं। ठीक है, तो आप उनकी जीवनी पढ़ा करिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी हम पढ़ सकते हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तमाम उनको भारत रत्न तमाम सम्मान मिला, उनको लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनके माता पिता का एक छोटा सा काम था कि यात्रियों को इस पार से उस पार नदी थी रामेश्वरम में, वहीं ले जाते थे दर्शन कराने, और उसी से जो पैसा मिलता था उसी से उनका खर्च चलता था। और समुद्री तूफान आया, उनकी नौका भी टूट गई, बह गई। और ये जो इमली का बीज हम लोग खा करके थूक देते हैं, यहाँ तक उन्होंने उठा करके जो है उसको बेचा है, अखबार बेचा है, फल बेचा है, तब जा करके उन्होंने पढ़ाई की है। और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, और उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्था इसरो, इंडियन सैटेलाइट जो है उपग्रह वाली, उसमें भी उन्होंने जो कार्य किया बहुत दिन। डीआरडीओ है, डिफेंस के लिए है, उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया। लोग उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ा करें आप लोग। और ऐसे बहुत, और बच्चियां हैं, बच्चियां जो है झांसी की रानी की कहानी आप पढ़ सकते हो। बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों से उनको कितना संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके पुत्र था, पुत्र को जो है कम पीछे जो है कमर में बांध करके जो है घोड़े पर बैठ करके, और आप चित्र में देखे होंगे दांतों से जो घोड़े की वो होती है, क्या बोलते हैं, लगाम खींची जाती है, वो दांतों से खींच करके जो है उन्होंने जो है दोनों हाथों से तलवार चला करके अंग्रेजों का सामना किया, और उनको बहुत हद तक परास्त भी किया। राणा प्रताप की कहानी पढ़ सकते हैं, अपना पूरा राज्य हार गए थे, फिर भी वो जंगल में रह करके चाहते तो उनकी अधीनता स्वीकार करके एक राजा की तरह तब भी जीवन यापन करते, लेकिन उस किसी की गुलामी स्वीकार नहीं किए। और जो है वो जंगल में रह करके जो है घास की रोटी खा करके अपना जीवन बिताए। भामा शाह का उदाहरण ले सकते हैं, उनका सेनापति था, उसने अपना सारा खजाना सब दान कर दिया था महाराणा प्रताप को लड़ाई के लिए। तो ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुई हैं, उनकी कहानी पढ़ा करें। और जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी कहानी सुन लो, उसके बाद समाप्त कर देंगे। एक कहानी मैं देख रहा था, मुझको बड़ी अच्छी लगी। एक कोई लड़का था जो शहर में जाता है चपरासी की नौकरी करने के लिए, किसी गांव से जो है एकदम अनपढ़ गांव से शहर जाता है नौकरी के लिए। तो किसी बड़ी कंपनी में उसको जो है गेट कीपर या प्यून की कोई नौकरी मिलनी थी। तो उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारे पास ईमेल आईडी है, सारा बायोडाटा बताता है, क्योंकि पढ़ना लिखने तो जरूरत थी नहीं, प्यून था। तो उससे तमाम बायोडाटा उसके बारे में पूछा गया। लास्ट में उससे पूछा गया कि आपके पास ईमेल आईडी है, तो उसको पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी होती क्या है। वो वहां से तुरंत निकला, बहुत रिक्वेस्ट किया कि दे दीजिए नौकरी, हम बाद में ला करके ईमेल आईडी क्या है दे देंगे, क्या है दे देंगे, लेकिन नहीं माना गया कि बिना ईमेल आईडी के आपका जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं होगा। बाजार गया, परचून की दुकान पे, जितने समोसा की दुकान पे, चाय की दुकान पे, सब जगह गया पूछने, भैया ईमेल आईडी क्या है, कैसे मिलती है, हमको दे दीजिए, हमको ले जा करके नौकरी करना है ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी उसको पता नहीं था कि ऑनलाइन बनती है, कंप्यूटर पे बनती है, उसका वो कहीं परचून की दुकान पे या किराना की दुकान पर नहीं मिलेगी। घर फोन करके कहीं से बताया जो है अपने पिताजी को, उसके पिताजी भी गांव में जगह जगह जहाँ दुकानें थी पूछने गए, भैया ईमेल आईडी कहाँ मिले, हमका दे दे ईमेल आईडी, हमारा लड़का नौकरी करना है। उसको ईमेल आईडी जानकारी नहीं थी। लास्ट में एक चाय की दुकान पर गया, उससे पूछा भैया चाय तो मिलती है, क्या आपके यहाँ ईमेल आईडी भी मिलती है? बोला नहीं, वही किनारे पर एक जो है ऑनलाइन की दुकान है, साइबर कैफे है, उसी पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी जो है ईमेल आईडी, वो बना करके दे देंगे। उस दुकान पर वो जाता है, पूछता है ईमेल आईडी बनाने के लिए, उससे शायद 60 रुपए की डिमांड करते हैं कि 60 रुपए दो, हमारे तुम्हारी ईमेल आईडी हम बना देंगे। लेकिन उसके पास मात्र 40 रुपए या 20 रुपए ऐसे कुछ थे उसके पास। तो बोला कि भैया बाद में दें, कहा नहीं भैया पूरा पैसा लगेगा। वहां से निकला, वो मार्केट गया, सोचा अब क्या करूं, घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो क्या किया, गया जो है सबसे पहले जो पैसे थे उसके पास उसने टमाटर खरीदे, उस टमाटर को एक एक दरवाजे जा करके बेचा, उससे जो फायदा हुआ फिर और सब्जी खरीदा, वो सब्जी का धंधा करने लगा, मतलब खरीदता, डोर टू डोर जा करके बेचता। लास्ट में ये कंडीशन हो गई, उसने बहुत बड़ा बाजार ही स्थापित, जो बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, सब्जी मंडियां होती हैं, पूरा ठेका उसके पास आने लगा, कि पढ़ा लिखा एक व्यक्ति भी नहीं था। और जिसने उसको नौकरी से हटाया था ईमेल आईडी के बिना, वही उसके यहाँ नौकरी करने के लिए, जो लिखा पढ़ी करने वाले बाबू होते हैं, वही बाद में उसके यहाँ नौकरी करने आया जो अनपढ़ व्यक्ति था।
तो समस्याओं को लेकर के मत चला करो। समस्याएं अगर हम मान लेते हैं बड़ी हैं तो बड़ी नहीं, एकदम बड़ी बन जाती है। अगर उनको हम छोटा मान करके चलते हैं तो कोई समस्या बड़ी नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग महान व्यक्तियों की कहानी पढ़ें और अपने अंदर देखो, एक कहानी, छोटी सी कहानी नहीं सुनाना, बस इतना बताना है। आप लोग खान सर का खूब वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे। खान सर का वो जिस समय पटना से उनको वापस आना था, चला तो कोई टेंशन नहीं, पटना से उनको वापस आना था, उनके पास घर आने के लिए किराया नहीं थे, ना तो नौकरी पाए ना तो घर आने का किराया था। तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाने से कोचिंग शुरू किया। आज आप सब लोग देखते होंगे उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अभी खुद का हॉस्पिटल खोले हैं बहुत बड़ा, जिसमें कई करोड़ों करोड़ों की मशीन लगी हुई है। तो कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं, मतलब उनके पास 60 रुपए किराया नहीं था जौनपुर या कहीं घर उनका आने के लिए, उनके पास ट्रेन का भाड़ा नहीं था। तो कभी आप लोग पैसे को इशू मत बनाइए। हमको भी आप यहाँ खड़ा देख रहे हैं, हमारी परिस्थितियां भी ऐसी थी। जब हम पढ़ते थे 20 रुपए फीस लगती थी। मैं अपनी पर्सनल बात भी बता दे रहा हूँ, मेरे पास 20 रुपए महीने फीस देने के लिए नहीं था। घर में किसी तरह पाते थे, किसी तरह मजदूरी या कुछ करके कैसे भी जो है घर वालों ने पढ़ाया, और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। एक कपड़े में मैंने पूरी पढ़ाई की हुई, ड्रेस होता था जो हम पहन करके रिश्तेदारी भी जाते थे, स्कूल भी आते थे, दोनों जगह। आज शायद ऐसी कोई मतलब इच्छा हमारी नहीं रही होगी जो मैं पूरा नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, गाड़ी देखते हैं परमानेंट चलते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब है मेरे पास। तो ये है कि आपके मन के ठानने की बात है। किसी चीज को आप अपना जो है इशू ना बनाए, कमजोरी ना बनाए। जो आपकी कमजोरी है उसी को अपना ताकत बना करके सब लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें, और अपने अंदर आप जैसा रंग भरेंगे वैसा आप निखरेंगे। इसके लिए आप पेन का उदाहरण ले सकते हैं। पेन कैसी भी हो, उसके अंदर लाल स्याही है तो लाल चलेगी, नीली स्याही है नीली चलेगी, काली स्याही, पेन वही होती है। जैसा रिफिल डाल देंगे वैसा चलेगा। तो जैसे विचार आप अपने अंदर भर लेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर अच्छे विचार भरिए। पहले स्वप्न देखिए, और दीवा स्वप्न देखिए। सोने वाला स्वप्न नहीं, सो करके बढ़िया खूब मिठाई खाओ, खूब आराम से यहाँ वहां घूमो। दीवा स्वप्न देखिए, जागती आंखों से स्वप्न देखिए, वो आपको ऊपर ले जा सकता है। अगर हम हवाई जहाज में चढ़ने का स्वप्न देखते हैं तो निश्चित है हम कार में घूमेंगे। कार का स्वप्न देखें तो बाइक पे रह जाएंगे, बाइक का स्वप्न देखेंगे तो हम साइकिल में ही सीमित रहेंगे। तो स्वप्न देखिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, एक थोड़ा सा आप लोग देखिए, एक चीज, एक विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न वहां होती है जहां हम कहते छोड़िए इसको, हम आज से नहीं कल से शुरू करेंगे। कल से, यही आपके पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण है। कल नहीं, आज शुरू करेंगे, आज नहीं अभी शुरू करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है ना, ये मत कहिए कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी से पढ़ के क्या करेंगे, अभी पढ़े हैं बरसों, ये मत अपनाइए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बहुर मतलब लौटना है, कोई त्योहार नहीं है। बहुर मतलब वापस आना, मतलब फिर कब करोगे। तो आप लोग ये मन से हटा दीजिए, कल वाला काम जो है टाल दीजिए। और एक चीज, अपना दोस्त अगर आपको किसी को बनाना है तो किताबों को बनाइए। इस सोशल मीडिया के जमाने में आपका कोई हाथ अगर थामे खड़ा रह सकता है वो सिर्फ बुक्स है। बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, उसी से दोस्ती कीजिए। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपको नया रास्ता दिखाएगा, नई जगह ले जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा संकल्प सभी बच्चे मेरे साथ में दोहरा दें। छोटा सा एक लाइन का है कि हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। यही सब लोग एक बार हाथ उठा करके मेरे साथ बोल दो कि शिक्षा को ही हम अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। बोलो, कितने लोग बोल रहे हैं? सबकी तरफ कैमरा घुमा दो भैया, जोर से बोलिए सब कोई कि शिक्षा को ही हम सबसे बड़ा, अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। बोलो सबको एक स्वर में जोर से, शिक्षा को ही हम सबसे बड़ा अपना हथियार बनाएंगे। शिक्षा के दम पर हम आगे बढ़ेंगे और समाज में अपने लिए समानता का स्तर लाएंगे। आप सबके बराबर तभी खड़े हो सकते हैं, अब सुन लीजिए, सबके बराबर तभी खड़े हो सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगी, ज्ञान होगा तब। किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में, किसी नेता के चक्कर में, किसी के चक्कर में आप मत पड़िए। वो आपको सब कुछ फ्री में दे देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। 18% शिक्षा पे अपने यहाँ GST लग चुकी है। ठीक है ना, तो किताबें जो सस्ती थी महंगी होंगी, तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। केवल पढ़ने पर विशेष ध्यान दे करके अपने माता पिता के और अपने सपनों को साकार कीजिए। यही सबके लिए आप सबके लिए मेरा संदेश है। बस करो भैया, इन लोगों को देर हो रही है कि बात को खत्म करो।